नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान आपके समक्ष फिर आई हूँ तीसरे त्रैमासिक की बातें बताने, समझाने, कुछ परेशानियाँ, कुछ समाधान उनका आपको बताने। जैसा कि मैं पिछले अपने एपिसोड में आपको बता चुकी हूँ, उन्हीं को कंटिन्यू करूँगी। पर सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन की किताब बनवाने के लिए मैंने आपको आगाह किया था और आपको भेजा था कि आप जा कर के किसी भी सरकारी संस्था में बना लें। इस रजिस्ट्रेशन किताब की इम्पोर्टेंस तो है ही है, जो आप समझ चुके होंगे अभी तक। एक और इम्पोर्टेंस है कि इस पे आप आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता का फ़ोन नंबर एक कॉर्नर में लिखेंगे, दूसरे में अपना ब्लड ग्रुप लिखेंगे। ब्लड ग्रुप दो तरह के होते हैं। RH फैक्टर अगर लें तो वो निगेटिव या पॉजिटिव होता है, और अगर ग्रुपिंग लें तो A होता है, B होता है, O होता है या AB होता है। तो इसमें अगर आपका ब्लड ग्रुप मान लें O निगेटिव है तो यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, या O पॉजिटिव है तो यहाँ लिखा होना चाहिए। ये आपको पिछले में आगे में अलर्ट करेगा कि अगर आप O निगेटिव हो और आप कहीं भी किसी भी संस्था में डिलीवरी के लिए जाते हो, तो सबसे पहला जब वो डॉक्टर ये कार्ड देखेगा तो वो अलर्ट हो जाएगा कि आपके बच्चे का ब्लड टेस्ट होना है। आपके बच्चे का ब्लड टेस्ट होगा, अगर वो बच्चा RH पॉजिटिव निकलता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप RH पॉजिटिव हो तो ये टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बच्चा RH पॉजिटिव है और आप RH निगेटिव हो तो आपको एक इंजेक्शन RH एंटी-डी का 24 से 72 घंटे में लगता है। ये रही इस किताब की इम्पोर्टेंस। फिर हम फास्ट फॉरवर्ड में दोहराएंगे कि हमने जो आपको डाइट, एक्सरसाइज, वेट चीज़ें बोली थी। डाइट आपका एकदम हाई प्रोटीन होना चाहिए। आपके डाइट में आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स और चीज़ें जो ट्रेस एलिमेंट्स पाई जाती हैं जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, वो होना चाहिए, जिससे कि ये दूसरे त्रैमासिक से बच्चे की ग्रोथ तीसरे में काफ़ी फास्ट होती है, वज़न भी बढ़ता है, चीज़ों का विकास अच्छा होता है जो पहले से डेवलप हो चुके हैं। तो उसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका आपको ध्यान देना होगा। और बच्चे के लिए कहूँ तो आप कोई अलग से ट्यूब या कोई चीज़ नहीं लगाते जिससे उसे अलग से खाना दिया जा सके। अगर आप नहीं खाएंगे तो वो एक दीमक की तरह और एक ज़रूरतमंद की तरह आपके शरीर से निकालेगा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा। और एक्सरसाइज की जहाँ तक बात रही, तो जैसा मैंने कि कहा था कि इजीली और कंफर्टेबल एक्सरसाइज करेंगे जो 9 महीने तक आप कंटिन्यू कर सके। योगा हो, एक्सरसाइज हो, कुछ ना हो तो एक वॉकिंग ही हो, आधा घंटे सुबह और आधा घंटे शाम का, जो आपके शरीर के लचीलेपन को मेंटेन रखता है, जिसमें आपको डिलीवरी में फ़ायदा होगा। तीसरी बात हुई वज़न की। अगर हम वज़न का लें तो जो बहुत दुबला है या जो बहुत हेवी है, मोटापे वाले लोग हैं, उनके वज़न को कितना बढ़ना है, प्री प्रेगनेंसी आपका जो वेट है और बाद में जो वेट है, 9 से 12 किलो का फ़र्क होना चाहिए। ये आपके BMI से रिलेटेड होता है। वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको किस तरह की डाइट चार्ट फॉलो करनी है। और एक बात ध्यान देंगे जो चौथी और बहुत ज़रूरी है कि पिछली डिलीवरी आपकी कैसी थी। अगर आपकी ये पहली नहीं है तो पिछली डिलीवरी में आपका ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या आपका सिजेरियन तो नहीं हुआ, और क्यों हुआ। इन कारणों को डिस्कस करके अपने डॉक्टर से आप उसका एक चार्ट बनाएंगे और खाका बनाएंगे, जिस हिसाब से आपको आगे चलना है। 7वें महीने में आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना है और 8 साढ़े 8 में एक फिर कराना है, कि जिससे आप समझ सकें कि आपके बच्चे का वज़न, आपका पानी, आपके बच्चे की नाल किस तरह है और क्या ज़रूरी है। ठीक, अब आपको ये समझना होगा कि आपको इस 7वें, 8वें, 9वें महीने में क्या करना, क्या नहीं करना है। क्या करना की बातें कहें तो हर बार मैं आपको आगाह कर रही कि आपको हील वाली सैंडल नहीं पहनना है, आपको भारी वज़न नहीं उठाना है, आपको धड़ाधड़ करके जीने नहीं चढ़ने हैं, आपको स्कूटी स्टार्ट नहीं करना है। आपको अगर सिटिंग है आपका जॉब, तो आप अपने पैरों के नीचे कोई स्टूल रख लें जिससे आपका पैर ऊंचा रहे, डिपेंडेंट एडिमा ना हो आपको, और थोड़ा सा चल लें बीच बीच में अगर आपकी 8 घंटे की नौकरी है तो। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई परेशानी हो रही है, सिर दर्द दिख रहा है, हल्का धुंधलापन दिख रहा है और आपको कुछ इरिटेशन हो रहा है, या आप बैठने में सक्षम नहीं हैं, तो आप छुट्टी लीजिए, घर बैठिए, अपनी केयर कीजिए और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए आगे क्या करना है। अगर नहीं करने की बात कहें
तो जैसे आपको कोई डिस्चार्ज हो रहा है उसको आप नेग्लेक्ट ना करें, यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है उसको कोई नेग्लेक्ट ना करें, जलन हो रहा है या बार बार हो रहा है, क्योंकि अगर आपको नीचे डिस्चार्ज हो रहा है या यूटीआई हो रहा है तो आपका पेन शुरू हो सकता है और आपकी डिलीवरी समय से पहले हो सकती है, जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए दोनों नुकसानदेह है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज़, अगर आपको बुखार आ रहा है, आपको उल्टी आ रही है, जी बहुत मितला रहा है, जो 9वें महीने में ये चीज़ें, या आपको कभी झटका आ गया या कोई और परेशानी हो रही है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अब रही बात कि आपको अपने लिए क्या तैयारियां करनी है जिससे अगर आपको पेन हो तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाएं, आपको इधर उधर ना भागना पड़े। आज मोबाइल का एरा है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपका मोबाइल ज़रूर चार्ज रहे कि आप किसी भी इमरजेंसी में किसी को भी कभी भी अपने पास बुला सकते हैं। दूसरा, आपका ये तय हो कि आपको किस हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है, आपका साधन मतलब आपके परिवहन के साधन तय हो कि आपको किस व्हीकल से जाना है और कैसे जाना है, ये आपका तय हो। तीसरी चीज़, आपको ये करना है कि 3 पैकेट्स बनाने हैं आपको। पहले पैकेट में वो आपके कपड़े हों जो धुले हुए हों, अच्छे हों और जिनको आप डिलीवरी में स्टरलाइज हो और यूज़ कर सके। दूसरा पैकेट वो होगा जिसमें आपके नए मेहमान को लेने की, उसको पहनाने की, उसको रखने की तैयारी हो। तीसरा पैकेट वो हो जिसमें आपके पहले दिन से, जब से आपने रजिस्ट्रेशन कराया, जो जांचें कराई, जिस डॉक्टर के पास गए, जैसे भी गए और उन्हें क्या एडवाइस की, वो सारे पेपर आपके सिलसिलेवार लगे हुए होना चाहिए कि जिससे उस डॉक्टर को ये किसी भी चीज़ को पकड़ने में परेशानी ना हो। अब मैंने एक शब्द यूज़ किया था कि अगर कम दिन के डिलीवरी, जिसे हम प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं, 28 हफ्ते से 37 हफ्ते के बीच में जो डिलीवरी होती है उसे हम प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। 37 हफ्ते से 40 हफ्ते के बीच जो डिलीवरी होती है उसको हम फुल टर्म डिलीवरी कहते हैं। 40 से 42 में जो होती है उसे हम पोस्ट टर्म डिलीवरी कहते हैं। अगर हमारी डिलीवरी होनी है, ये मुझे कैसे पता चले, ये आपका सवाल हो सकता है। तो मुझे इस तरह पता चले कि हमें बार बार पेट में दर्द हो रहा है या हमारा पेट फिस्ट ऑफ अ हैंड इतना हार्ड हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल पे बार बार मुझे पेन हो रहा है और फिर वो रिलैक्स हो रहा है। एक ये हो, या दूसरा ये हो कि हमें कोई डिस्चार्ज हो रहा है जो सर्वाइकल प्लग बंद होता है, तो ब्राउनिश डिस्चार्ज या ब्लैकिश डिस्चार्ज या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हमें प्राइवेट पार्ट से आ रहे हैं, या हमारे को पानी जैसा पतली कोई चीज़ आ रही है, तो हमें ये अलर्ट होना पड़ेगा कि हमें हॉस्पिटल जाना है। तो ये आपका 7वें महीने के बाद 8वें महीने से ये तैयारियां आपकी बनी हुई होनी चाहिए कि आपका वक्त जाया ना हो और आप तुरंत हॉस्पिटल को पहुंच सके। रही बात कि अगर वो प्री टर्म डिलीवरी है, तो जब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, या मैंने जैसा कि पहले कहा कि आपकी पूरा अस्पताल वो डिसाइडेड हो जहाँ बच्चे की केयर और आपकी केयर सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये आप अपनी केयर की चिंता करें। अब हमें ऐसा लगता है कि हम डिलीवरी के लिए मानसिक रूप से पूरे तैयार हो चुके हैं। हमें आगे क्या करना है ये मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।